नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी टू पर आप सभी का स्वागत है। वन लाइनर सीरीज हमारी चल रही है और अभी हम बायोलॉजी की श्रृंखला में चल रहे हैं, जिसमें हम आज भाग 11 में पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अध्ययन की सुविधा के लिए पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा है? तो दो भागों में हम बांट सकते हैं पाचन तंत्र को। पहला है आहार नाल और दूसरा संबंध पाचक ग्रंथियां। संबंध पाचक ग्रंथियों को दो भाग में बांटा गया है, पहला आंतरिक पाचक ग्रंथियां और दूसरा बाह्य पाचक ग्रंथियां। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार नाल के प्रमुख भाग को देख लेते हैं। आहार नाल के प्रमुख भाग देखा जाए तो सबसे पहले मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी पहला भाग है। दूसरा भाग है ग्रास नली। तो ग्रास नली यहां पर आप चित्र में देखते चले। और तीसरा है अमाशय, जिसको कि स्टोमक भी कहा जाता है, अमाशय। और चौथा है आंत। अब बात करते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो पहला तो आंतरिक पाचक ग्रंथियां होती हैं जो आहार नाल के अंदर स्थित होती हैं, और दूसरे पाचक ग्रंथियों की बात करें तो दूसरा बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं, और यह मुख्य रूप से 3 होती हैं। और उनमें से पहला देखा जाए तो लार ग्रंथियां, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यकृत यानी कि लीवर, और तीसरा है अग्नाशय जिसे कि पैंक्रियाज भी कहा जाता है। पोषण प्रक्रिया के विभिन्न चरण। सबसे पहले बात करते हैं अंतःग्रहण के बारे में। तो अंतःग्रहण क्या होता है? तो भोजन को शरीर के जब हम अंदर ग्रहण करते हैं तो वह क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। इसके बाद पाचन यानी कि डाइजेशन। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को शरीर के अंदर सरल और छोटे अणुओं में अपघटित किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसे हमारा शरीर अवशोषण नहीं कर सकता है, और इसी कारण से पाचन की क्रिया होती है, जिसके कारण जो भोजन होता है वह सरल और छोटे अणुओं में अपघटित होता है। और ये जो सरल और छोटे अणु होते हैं इसे हमारा शरीर आसानी से ग्रहण कर लेता है। तीसरी बात करें अवशोषण की। तो जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषण की प्रक्रिया यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से जो उपयोगी अवयव हैं उनको अवशोषित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि भोज्य पदार्थ के अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत के रसांकुर यानी कि विलाई के द्वारा होता है। तो एग्जाम में यह प्रश्न बनता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो पोषण प्रक्रिया के 3 चरण हमने देखा। आगे बात करते हैं चौथे चरण के बारे में। तो चौथा चरण है स्वांगीकरण। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो अवशोषित भोज्य पदार्थ का कोशिका में ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा बनने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट है बहिष्करण। तो बहिष्करण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, जो भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, उसमें बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं। तो उन अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, और यह जो क्रिया होती है यही बहिष्करण कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जीवन में दांत कितने बार उगते हैं? तो मानव जीवन में दांत 2 बार उगते हैं। नेक्स्ट है शैशव अवस्था में कितने दांत उगते हैं? तो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है छोटा सा, उस बच्चे को देखा जाए तो पहली बार जो दांत आता है वह कितना होता है? 20, जिसे कि दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांतों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कहलाता है इनेमल। तो दांतों के ऊपर जो कठोर परत होती है वह इनामेल कहलाता है। नेक्स्ट है जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है? तो जीभ के द्वारा हम सब स्वाद का अनुभव करते हैं, और जीभ में देखा जाए तो विभिन्न पार्ट हैं, और उन पार्टों के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों की अनुभूति होती है। तो जीभ का जो अगला भाग होता है उससे हमें मीठे की अनुभूति होती है। तो जीभ के जो विभिन्न पार्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अगला पार्ट से यहाँ पर मीठा की अनुभूति होती है, और साइड का जो पार्ट होता है उससे खट्टा यानी कि शोर की अनुभूति होती है, और साइड के पार्ट से यानी कि खट्टे से थोड़े से नीचे अगर हम चलते हैं जीभ के आगे की ओर तो वहाँ पर हमें नमकीन की अनुभूति होती है, जबकि जीभ के पिछले भाग की ओर हमें कड़वा स्वाद की अनुभूति होती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जीभ से हम किस प्रकार विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटी को देर तक चबाने पर इसका स्वाद मीठा होना किस प्रक्रिया को बतलाता है? तो रोटी को अब जब देर तक चबाएंगे तो उसमें टाइलिन मिश्रित होने लगता है, और टाइलिन के कारण ही जो टाइलिन जब ज़्यादा होने लगता है तो वह रोटी जो है वह मीठी लगने लगती है।
नेक्स्ट है किस किस सक्रियता से भोजन निकलते समय श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है। तो पाचन तंत्र का यदि आप चित्र देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो भोजन की नली है और जो श्वास की नली है दोनों ही एक है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, वह सांस नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यह किसकी सक्रियता के कारण होता है? घंटी ढापन यानी कि हिपोग्लोटिस घंटी ढापन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रास नली आप देख सकते हैं, ग्रास नली का मुख्य कार्य होता क्या है? तो यह भोजन को आगे बढ़ने में सहायता देता है। तो जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं और भोजन जब हमारे मुख में होता है तो भोजन को अमाशय में पहुंचाने का काम ग्रास नली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के किस भाग में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है? तो पाचन तंत्र में अगर देखा जाए तो हमारा जो आहार नाल है, जो आहार नाल में जो ग्रास नली है, यहाँ पर पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। यानी कि यह जो पार्ट है, इस पार्ट में यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। बस इसका कार्य यह होता है कि भोजन को मुख से अमाशय यानी कि स्टोमक में पहुंचाने का काम किया जाता है ग्रास नली के द्वारा। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में किस अंग की चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको याद रखना है। यह है स्टोमक यानी कि अमाशय। तो अमाशय वह भाग है जिसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है अमाशय की दीवारों में स्थित ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अमाशय की दीवार में स्थित ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस में क्या होता है? तो जठर रस में देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा एंजाइम होते हैं और एंजाइम की अगर बात करें तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है जठर ग्रंथियों में। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन क्रिया क्रम में कौन दूध में घुलित प्रोटीन कैसिनोजोन पर कार्य कर ठोस कैसीन में बदल देता है? तो पाचन की क्रिया में देखा जाए तो दूध में जो घुला हुआ प्रोटीन होता है कैसिनोजेन, इसको कैसीन में बदलने का कार्य किया जाता है रेनिन के द्वारा। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में किस अंग का आरंभिक भाग अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आरंभिक भाग होता है, जहां से वह शुरुआत होती है, तो आप देखेंगे वह अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त रस की प्रकृति भी क्षारीय ही होती है और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत का आरंभिक भाग जो अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है क्या कहलाता है? तो हमने देखा कि जो छोटी आंत है उसका जो आरंभिक भाग है वह यू अक्षर की तरह होता है और यह जो भाग है यह ग्रहणी अथवा पक्वाशय कहलाता है। नेक्स्ट है कायम के अवशोषण की मुख्य क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत में होता है। तो अमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर अवशोषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलन स्थल पर विकसित मोटी नली जो अब अवशेषी अंग है क्या कहलाती है? अवशेषी अंग का मतलब यह है कि वह अंग हमारे शरीर में उपस्थित है लेकिन उस अंग का हमारे शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं है, तो ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि सीकम हमारा जो शरीर में जो पाचन तंत्र में जो सीकम है वह अवशोषी अंग है और चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सीकम है। नेक्स्ट बात करते हैं पाचन तंत्र में स्थित वह भाग जो अब निष्क्रिय हो चुकी है और भूतकाल में वह सेलुलोज के पाचन से संबंधित थी। तो मानव जो प्राणी था पहले वह सेलुलोज का पाचन कर लेता था लेकिन अब वह पाचन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसका कारण यह है कि सेलुलोज का पाचन करने वाला जो अंग है मानव पाचन तंत्र में वह अब निष्क्रिय हो चुका है और यह अंग था अंधनाल यानी कि सीकम और क्रीमीकम उभार वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो ये दोनों अगर सक्रिय हो जाते हैं तो मानव भी सेलुलोज का पाचन करने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन चूंकि अब यह निष्क्रिय हो चुके हैं अंग हमारे शरीर में, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इलियम एवं बृहद्रांत यानी कि कोलन के जोड़ पर स्थित वह वाल्व जो भोजन को वापस छोटी आंत में नहीं जाने देता क्या कहलाता है? तो यह कहा जाता है इलियोशिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का अंतिम रूप से पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? भोजन का अंतिम रूप से पाचन कार्य छोटी आंत में संपन्न होता है। सही उत्तर है छोटी आंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की वह कोशिकाएं जो कायम को अवशोषित करने के पश्चात रक्त तथा लसिका को पहुंचा देती है। तो यह है ऊर्ध्व यानी कि विलायस। तो विलायस कोशिकाएं जो होती है वह कायम से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने के बाद वह उसे रक्त में छोड़ देती है और रक्त के माध्यम से जो पोषक पदार्थ है, अवशोषित पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है, वह हमारे शरीर की कोशिकाओं में, लसिकाओं में पहुंचाई जाती है। आगे बात करते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले समझते हैं पाचन ग्रंथियां क्या है। तो आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन पचाने में सहायता करती है पाचक ग्रंथियां कहलाती है। पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की हैं, आंतरिक पाचक ग्रंथियां और बाह्य पाचक ग्रंथियां। तो आंतरिक पाचन ग्रंथियां को देखें तो वह पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में पाई जाती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है, जैसे कि श्लेष्म ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट है बाह्य पाचक ग्रंथियां। तो बाह्य पाचक ग्रंथियों में 3 प्रमुख हैं और इन तीनों को हमें याद रखना है। पहला है लार ग्रंथियां जो कि मुख में पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। दूसरा है यकृत यानी कि लीवर और तीसरा है अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज। तो ये 3 बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं। आगे बात करते हैं मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है 3 जोड़ी। मानव के लार में एंजाइम की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को चबाते हैं तो भोजन में बहुत सारे एंजाइम भी मिश्रित हो जाते हैं और ये एंजाइम लार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 1% एंजाइम होता है लार में और 99% जल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है यकृत के चारों ओर किस झिल्ली का आवरण पाया जाता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है यकृत के चारों ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यकृत से स्रावित होने वाला वह पदार्थ जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और यह है हिपेरिन। हिपेरिन का स्राव यकृत से यानी कि लीवर से होता है और इसका प्रमुख कार्य यह है कि यह हमारे शरीर के अंदर रक्त को यानी कि ब्लड को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत में बनने वाला वह प्रोटीन जो शरीर के बाहर रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि शरीर के बाहर जब रक्त का स्राव होता है तो निश्चित रूप से रक्त जमना बहुत ही आवश्यक है और यह क्रिया में योगदान देने वाला है फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल की मात्रा जरूरत से ज़्यादा होने पर यकृत इसे पाइरुविक अम्ल और अमोनिया में बदल देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को कहा जाता है डीएमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण किस ग्रंथि द्वारा होता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह किया जाता है यकृत के द्वारा। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के माध्यम से होता है। मानव शरीर के एकमात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी इंडोक्राइन और बहिःस्रावी एक्सोक्राइन दोनों गुणों से युक्त है और यह है अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिका कि किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती है उससे होती है। आगे बात करते हैं रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं एंजाइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। एंजाइम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रेरक जो पाचन में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः एंजाइम का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? तो एंजाइम का नामकरण देखा जाए तो जिस पदार्थ पर एंजाइम कार्य करता है उस पदार्थ के अंत में एज शब्द जोड़कर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे देखा जाए तो माल्टोज शर्करा से क्रिया करने वाले एंजाइम को माल्टेज कहा जाता है। तो यहाँ लास्ट में एज जोड़ा गया है। इसी प्रकार सेलुलोज, तो सेलुलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे सेलुलेज कहा जाता है। तो इसके अंत में भी एज जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से एंजाइम का सामान्य रूप से नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट है मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एवं लाइसोजाम। ये दोनों आपको याद रखना है। वह एंजाइम जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो यह काम करता है टाइलिन। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला वह एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम और यह मानव के लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है
पेप्सिन, रेनिन तथा म्यूसिन एंजाइम किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है जठर रस से। नेक्स्ट है, पित्ताशय में जमा होने वाले पित्त रस यानी कि बाइल का स्राव किसके द्वारा होता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यकृत द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस यानी कि बाइल भोजन के साथ किस प्रकार की क्रिया करता है? तो पित्त रस जो होता है वह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। तो यह आपको फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता भी होगा कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो यह है एमाइलेज। एमाइलेज देखा जाए तो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है और यह एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम की विशेषता से संबंधित एग्जाम में आजकल फैक्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए एंजाइम की विशेषता के बारे में भी जान लेते हैं। तो एंजाइम की पहली विशेषता यह है कि जल में यह कोलाइडी घोल बनाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि रासायनिक क्रियाओं में स्वयं प्रयोग में नहीं आते हैं, यानी कि एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया में योगदान तो देते हैं लेकिन स्वयं वह उसमें शामिल नहीं होते हैं, प्रयोग में नहीं आते हैं। तीसरा, एंजाइमों से रासायनिक क्रिया तीव्र हो जाती है। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केवल एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम हो और वह अनेक प्रकार के पदार्थों पर प्रभाव डाले। तो एंजाइम देखा जाए तो पदार्थ विशेष होता है और उसी पदार्थ पर अपनी क्रिया करता है। तो एंजाइम से संबंधित ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में रासायनिक कारक किसे कहा जाता है? यानी कि केमिकल फैक्टर इन डाइजेशन किसे कहा जाता है? और यह कहा जाता है एंजाइम को। नेक्स्ट है, पशुओं द्वारा सामान्यतः की जाने वाली जुगाली से किसका पाचन आसान हो जाता है? तो पशु जो सामान्यतः जुगाली करते हैं तो उसके माध्यम से देखा जाए तो सेलुलोज का पाचन आसान हो जाता है। तो ये थे हमारे जीव विज्ञान से संबंधित सीरीज 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट सीरीज के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ई बुक के रूप में हमारे चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की गई है और जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे प्रश्न इनसे भी पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहें तो ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।